प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेर्णजेर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? बढ़िया। ये 13वीं गाथा के संबंध में यहाँ वैद्रव्य संग्रह में हमारी चर्चा चल रही है और इस वैद्रव्य संग्रह की जो हम टीका पढ़ रहे हैं वो टीका किसके द्वारा रचित है? टीका ब्रह्मदेव सूरी। टीका तो रचित है ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित। और ये ग्रंथ बृहद द्रव्य संग्रह, ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? नेमीचंद सिद्धांती देव। नेमीचंद सिद्धांती देव वो तो ग्रंथ के रचयिता हैं और ब्रह्मदेव सूरी वो इस जो टीका हम पढ़ रहे हैं उस टीका के रचयिता ब्रह्मदेव सूरी हैं। यहाँ 13वीं गाथा के आधार पर गुणस्थानों की चर्चा हम कर रहे हैं। गुणस्थान 14 होते हैं। उन 14 गुणस्थानों में से 7 गुणस्थानों की चर्चा हमने थोड़ी बहुत, जितनी हमको चाहिए उतनी हमने थोड़ी बहुत की है और उन गुणस्थानों के संबंध में गमनागमन की बात हमारी चल रही है। कल हमने 5 गुणस्थान तक के गमनागमन देखे थे। अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पहले गुणस्थान का गमन और आगमन। पहले गुणस्थान से गमन और आगमन दोनों बताने हैं। कौन बताएंगे? वंदना भाभी आप बोलेंगे? सामान्यतः जीव पहले से चौथे, पांचवे और 7वें गुणस्थान में जा सकता है और 7वीं मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। बढ़िया। और आगमन? और आगमन दूसरे गुणस्थान से पहले में आ सकता है। आगमन में दूसरे से पहले में आ सकता है और चलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही ढंग से। ठीक है, से भी पहले। वरना अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही प्रॉपरली। अच्छा, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आगमन फिर से बताइए। आगमन बताऊं? दूसरे गुण स्थान से पहले में आ सकता है। हाँ। और तीसरे में आ सकता है, चौथे में, पांचवे में भी आ सकता है, छठे में भी आ सकता है, पर 7वें से सीधा नहीं आएगा। पहले में, छठे से 7वें से छठे में आके फिर। बढ़िया। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और छठे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आगमन आया जा सकता है। और गमन के रास्ते, गमन चौथे, 5वें और 7वें में है। गमन चौथे, 5वें और 7वें में है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव। हाँ, और सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो तीसरे में भी आ सकता है।
अब दूसरे गुणस्थान से में जो गमनागमन है वो बताइए आप, साधना जी, दूसरे गुणस्थान का। दूसरे गुणस्थान में ये गिरता हुआ गुणस्थान है, तो इसमें से जीव पहले गुणस्थान में आता है। बढ़िया। और आएगा कहाँ से? और ये जाने में चौथा, पांचवा। जाने में नहीं बोलेंगे उसे, देखिए जाने में तो गया है पहले में, अब आएगा कहाँ से, तो उसको बोलेंगे आने का। आने में, हाँ। हाँ तो चौथा, पांचवा और छठवें गुणस्थान से आ सकता है जी। हाँ, चौथे, पांचवे और छठवें गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। ठीक है, अभी तीसरे गुणस्थान का, तीसरे गुणस्थान का गमनागमन। कौन बताएंगे? बोलिए निशा आंटी। तीसरे से यदि पुरुषार्थहीन है तो वो पहले में चला जाएगा, और यदि उसका पुरुषार्थ उग्र होगा तो वो चौथे में चला जाएगा। ठीक है, और आगमन? और पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में सादी मिथ्या दृष्टि आ सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं आ सकता। ठीक है, और दूसरे से तीसरे में नहीं आ सकते, चौथे गुणस्थान से तीसरे में आ सकते हैं, पांचवे से भी तीसरे में आ सकते हैं, और छठे से भी आ सकते हैं, सातवें से नहीं आ सकते। बढ़िया। देखिए कल जो एक बात थी, वैसे तो मैंने कल भी कुछ कह दिया था, लेकिन और अभी फाइनल बता देती हूँ। जो औपशमिक सम्यक्त्व का नियम था, दूसरे गुणस्थान में आने के लिए ही औपशमिक सम्यक्त्व का नियम है, तीसरे गुणस्थान में आने के लिए औपशमिक या शैवक्षमिक ऐसा नियम नहीं है। औपशमिक और शैवक्षमिक दोनों ही सम्यक दृष्टि जीव तीसरे गुणस्थान में आ सकते हैं। हाँ, शायद सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से नीचे कभी नहीं आता है। नहीं। तो जो तीसरे गुणस्थान में आने वाली थोड़ी हमारा डाउट था, तो औपशमिक और शायोपशमिक दोनों ही तरह के गुणस्थान सम्यक्त्व वाले तीसरे गुणस्थान में आ सकते हैं। अब चौथे गुणस्थान में गमनागमन। एक मिनट दादी, हाँ, पूछना चाह रही हूँ कि इससे पांचवे में नहीं जा सकते? किससे? तीसरे से पांचवे में नहीं जा नहीं, सकते? तीसरे से चौथे में ही जा सकते हैं, पांचवे में नहीं। ऐसा क्यों? अभी देखो कर्णानियोग की बातों में नहीं, मतलब क्यों का यही कारण है कि उसका पुरुषार्थ उतना नहीं हो पाता है। कर्णानियोग को एक नाम है अहेतुवाद आगम, मतलब इसमें ज्यादा हम तर्क नहीं लगा सकते, जो परिस्थिति जैसी है वैसी बताई गई है, फिर भी हम लॉजिक लगाएं तो उसका पुरुषार्थ इतना नहीं हो पाता है कि वो तीसरे से पांचवे में जा सके। उसका पुरुषार्थ इतना ही हो पाता है कि वो चौथे में ही आ सके, चौथे में आके फिर पांचवे में जाए तो वो हो सकता है, लेकिन तीसरे से सीधा पांचवे में नहीं जा सकता है। डायरेक्ट नहीं जा सकता है। हाँ, चौथे से जाकर के फिर पांचवे में जा सकता है, डायरेक्ट नहीं जा सकता। अच्छा, ये दूसरे गुणस्थान में मतलब औपशमिक सम्यक वाला ही आ सकता है? हाँ, दूसरे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि ही आ सकता है, शायवक्षमिक सम्यक दृष्टि दूसरे में नहीं आ सकता है, और शायद सम्यक दृष्टि तो नीचे आता ही नहीं है। इसका कोई तर्क है? इसका तर्क क्या, मतलब दूसरे गुणस्थान का स्वरूप ही ये है कि औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्मूर्त काल में से जब एक समय जघन्य या उत्कृष्ट छयावली काल शेष रहता है और उतने काल में से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाता है, तो वो जो परिस्थिति होती है वो सम्यक्त्व की विराधना रूप परिस्थिति, उसका नाम दूसरा सासादन गुणस्थान है, उसका नाम सासन या सासादन है। तो वो परिस्थिति तब बन रही है, वो जो सम्यक्त्व की विराधना रूप जो परिणति है वो औपशमिक सम्यक्त्व से गिरते समय ही ऐसी पोजीशन होती है, शैक्षणिक सम्यक्त्व के समय में ऐसी पोजीशन नहीं होती है। इसलिए मतलब ऐसा ही होता है कर्णानियोग में कि जो होता है उसको ऐसा बताया जाता है और उसको नियम के रूप में लिख दिया जाता है। कहीं कहीं हम अपनी बुद्धि से तर्क लगा लेते हैं, बाकी कहीं कहीं हमको उसको ऐसे कैसे मानना पड़ता है। हाँ, अभी अपना चौथे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से गमनागमन बोलिए मीता भाभी। चौथे गुणस्थान से पहले में आ सकते हैं, पहले गुणस्थान में। हाँ,
तीसरे में भी दूसरे में आ सकते हैं और 2 में आ सकते हैं। और ऊपर, ये तो नीचे का हुआ, ऊपर जाना हो ऊपर तो चढ़ने में ना, हाँ ऊपर जाने में ना चौथे से 5वें में जा सकते हैं और 7वें में जा सकते हैं। और तीसरा क्यों छोड़ दिया आपने? चौथे से तीसरे में नहीं जा सकते? चौथे से अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो चौथे से तीसरे में भी आ सकता है। चौथा गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक, सॉरी समझ में आया आपने क्या अविरत बोला? सम्यक भी हुआ। अविरत सम्यक है तो वो सम्यक दृष्टि है। हम पूछ रहे हैं चौथे से तीसरे में आने वाला, तो मिथ्या दृष्टि कैसे होगा? वो तो सम्यक दृष्टि है ना अभी चौथे में। वो गिर के जैसे आ सकता है ना तीसरे में। तो आपने कहा सादी मिथ्या दृष्टि है तो तीसरे में आ सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि है, पहले उसका सम्यक छूट गया है, फिर वो तीसरे में भी आ सकता है ना। कहाँ से तीसरे में आ सकता है? वही मैं कह रही हूँ। अपन क्या बोल रहे हैं, आप अपनी अभी पकड़िए आपकी मतलब चीज क्या हो रही है। आप कह रहे हैं मिथ्या, सादी मिथ्या दृष्टि, उसमें शब्द क्या आ रहा है? मिथ्या दृष्टि। और हम बात किसी कर रहे हैं अविरत सम्यक यानी सम्यक दृष्टि की। हम पूछ रहे हैं सम्यक दृष्टि तीसरे में आ सकता है क्या? आप कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि तीसरे में आ सकता है। तो वो दोनों बातें ही समझ में आ रही है। चौथे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में आता है, मतलब तीसरे में कहाँ से आएगा? चौथे से ही आता है। तो चौथे गुणस्थान वाला तीसरे में आ सकता है। जो सादी मिथ्या दृष्टि तीसरे में आता है मतलब वो पहले से तीसरे में आ रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि यानी पहले गुणस्थान वाला होता है। ऐसा कोई नहीं है, अभी पहली बार हम पढ़ रहे हैं ना, तो फिर भी आप लोग इतना अच्छा सही सही बता रहे हैं। तो एक ही बार पढ़ा है, बढ़िया है। ये हुआ आगमन। हाँ, आपको कुछ पूछना है साधना जी? एक प्रश्न था कि ये जो दूसरे गुणस्थान में आपने कहा औपचारिक सम्यक वाला आता है, तो ये छठे से 5वें से चौथे से आया। हाँ। तो औपचारिक सम्यक वाला जब 11वें गुणस्थान से गिरता है तो वो दूसरे में नहीं आता है क्या? 11वें से, अभी 11वें तक हम पहुंचेंगे। 11वें से गिरने के 2 कारण होते हैं। एक तो या तो उसका टाइम पूरा हो जाए या मरण हो जाए। तो मरण होते समय अगर मरण हुआ है तो वो सीधा चौथे में आता है पहले, उसके बाद में वो फिर नीचे जैसे उसकी कंडीशन होगी वैसे आएगा। और अगर टाइम पूरा हुआ है तो वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। 11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से 6ठे में, उसके बाद फिर जहां उसको जाना हो वहां जाएगा। तो वो अभी 11वें में हम पहुंचेंगे तब देखेंगे कि 11वें गुणस्थान से कैसे गिरा है, मर के गिरा है या टाइम पूरा होके गिरा है। तो उस हिसाब से उसका गमन आगमन होगा। लेकिन 11वें से सीधे दूसरे में नहीं आएगा। हाँ मीता भाभी, आगमन मतलब कहाँ से आएगा? हाँ, चौथे गुणस्थान में मतलब कहाँ से आएगा? हाँ। तो चौथे गुणस्थान में से तो छठे से आ सकता है, 5वें से भी आ सकता है, और अपने 7वें गुणस्थान तक ही किया है ना, तो वहीं से ही बताना है, ऊपर के गुणस्थानों से भी बताना है? नहीं, ऊपर के तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अपन ने 7 गुणस्थान पढ़े तो पहला, दूसरा, तीसरा ये भी तो है ना गुणस्थान। ये आपने ऊपर से आना बताया नहीं। देखिए चौथा गुणस्थान है। जैसे अपन इनको समझने के लिए हम क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिख लिया। तो अब ये चौथी सीढ़ी पे कहाँ से आ सकता है? चौथी सीढ़ी पे ऊपर से 5वीं से आ सकता है, 6ठी से आ सकता है, लेकिन नीचे वाली सीढ़ियों से भी तो ऊपर आ सकता है ना। तो नीचे से बताना है ना? हाँ। अच्छा, नीचे से पहले गुणस्थान में चौथे में जा सकता है और तीसरे गुणस्थान से भी जा सकता है। हाँ, बढ़िया। तीसरे से भी चौथे में आ सकता है और पहले से भी चौथे में आ सकता है। दूसरे से चौथे में नहीं आ सकता। बढ़िया। 5वें गुणस्थान का, 5वें गुणस्थान का नीतू अभी आप बोलेंगे? पहले से आ सकता है, पहले जान का
कहाँ जा सकता है? हाँ, जाने का बता दीजिए। 5वें से पहले में जा सकता है, और तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, और 7वें में जा सकता है। 5वें से तीसरे में जा सकता है। तीसरे में जा सकता है। रेखा अभी सही है क्या? रेखा अभी 5वें से तीसरे में जा सकता है। आवाज चालू करिए आपकी। जा सकता है। जा सकता है। चलिए आगे बोलिए भाभी। औपचारिक सम्यक दृष्टि होगा तो आ ही सकता है ना वो तो। औपचारिक सम्यक दृष्टि तीसरे गुणस्थान में औपचारिक सम्यक दृष्टि का नियम नहीं है। औपचारिक और शैक्षणिक दोनों आ सकते हैं। दोनों। हाँ, बोलिए आगे। इसका जाने का बताते हैं कि कहाँ जा सकता है। पहले में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, और छठे में आगमन। आगमन तो फिर कहाँ से आ सकता है? देखिए हम शब्द थोड़ा ध्यान से बोलें, वरना वो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे भी कंफ्यूजन हो गया आप क्या बोल रहे हैं। कहाँ से आ सकता है ये बताना है। आ सकता है। हाँ, पहले से आ सकता है, हाँ, चौथे से आ सकता है, हाँ, और छठे से आ सकता है। हाँ। और जा कहाँ सकता है 5वें वाला? पहले में जा सकता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 7वें में। बढ़िया, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको अभी थोड़े दिन बुद्धिपूर्वक ध्यान से बोलना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब एकदम कंसंट्रेट माइंड को करके, वरना वो पहले में और पहले से, वो में और से में ही फर्क पड़ जाएगा ऐसे। हाँ, चलिए। पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाने वाला बाहर में किस दशा वाला जीव होगा? जो जीव पहले से 7वें गुणस्थान में जा रहा है, बाहर में उसकी दशा कैसी होगी? मैं बताऊं क्या? हाँ, बोलिए। द्रव्यलिंगी मुनिराज। हाँ, बाहर में वो द्रव्यलिंगी मुनि दशा उनकी होनी चाहिए। पहले गुणस्थान से कोई 5वें गुणस्थान में जा रहे हैं, तो बाहर में उनकी दशा कैसी होनी चाहिए? पहले से 5वें में जा रहे हैं। हाँ, बोलिए। वो प्रतिमा वगैरह ली हुई हो, अनुव्रत लिए हुए हो जैसे। हाँ, बाहर में अनुव्रत वगैरह उन्होंने ले रखे हो ऐसा। अभी आपको ये बता। हाँ जी, 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। म्यूट हो जाइए बाकी लोग। हाँ, अब एक बोलिए फिर बाद में दूसरे बोलिएगा। बोलिए। अभी पूछना चाह रही हूँ कि जो 5वां है, हाँ, उसमें जरूरी है कि प्रतिमा ही धारण करी हो या कोई और अनुव्रत, मतलब वो देश में खिलाए? 5वें गुणस्थान में वो अनुव्रत तो होंगे ही होंगे। कम से कम पहली प्रतिमा तो होती ही है उससे। कंपल्सरी हाँ, तभी होगा। हाँ, हाँ, 5वां गुणस्थान है तो वो प्रतिमा कोई ना कोई पहली तो कम से कम होती ही है। बाहर में कुछ भी वो पंचम गुणस्थान का मतलब है कि प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो गया है तो 5वां गुणस्थान हुआ है। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम था कि वो जरा सा भी त्याग नहीं होने दे रही थी। अब उस कषाय का अभाव हो गया, इसका मतलब कुछ भी त्याग नियम, कुछ व्रत वो जीवन में होंगे, तब वो पंचम गुणस्थान होगा। तो इसलिए बाहर में कुछ भी अणुव्रत रूप और प्रतिमा रूप बाहर में होगी दशा, तब वो पंचम गुणस्थान प्रकट होगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि अभी अभी वो लिए हों, ऐसा नहीं है कि 2-4 साल से पहले ले रखे हैं उसके बाद पंचम गुणस्थान हो, वो कोई जरूरी नहीं है। अभी अभी लिए हों और बस फिर वो शुद्धोपयोग की दशा में बैठे, शुद्धोपयोग के लिए बैठे और गुणस्थान 5वां हो जाए। देखिए एक और बात है कि गुणस्थान
पहले से चौथा हो रहा है कि चौथे से पांचवा हो रहा है कि पांचवे से सातवां हो रहा है, जब भी गुणस्थान बढ़ते हैं तो ये गुणस्थान में जो वृद्धि है वो हमेशा शुद्धोपयोग की दशा में ही होती है। जब भी गुणस्थान बढ़ेगा किसी भी जीव का, तो ऐसे कुछ भी काम करते करते, पूजा भक्ति करते करते, स्वाध्याय करते करते, शुभोपयोग के काल में वो गुणस्थान नहीं बढ़ता है। व्रत नियम संयम का पालन करते हुए, बाहर में जो क्रियाएं करते हुए गुणस्थान की वृद्धि नहीं होती है। गुणस्थान की वृद्धि हमेशा शुद्धोपयोग के काल में ही होती है। तो पहले बाहर में कुछ भी अणुव्रत लिए और फिर वो शुद्धोपयोग में बैठेंगे। बाहर में मुनि दशा ली, कपड़े उतारे, केशलोच किया और ये नग्न दिगंबर दशा धारण करते ही फिर वो ध्यान में बैठते हैं और उस ध्यान की अवस्था में उनको वो विशुद्धि उतनी होती है तो उनको वो सातवां गुणस्थान वहां प्रकट हो जाता है। इसी तरह श्रावकों को पांचवा गुणस्थान प्रकट हो जाता है। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ये जो प्रतिमा है 11 प्रतिमा, तो उसमें 2 प्रतिमा भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ, 11 प्रतिमा रहेगी? नहीं नहीं, कोई 2 प्रतिमा लेते हैं, कोई 3 लेते हैं, कोई 4 लेते हैं, ऐसे क्रम से जितनी शक्ति होती है उस हिसाब से ली जा सकती है। हाँ, तो वो भी मतलब आगे गुणस्थान पर चले जाते हैं? नहीं, वो ये पूरी की पूरी 11, पहली से लेके 11वीं प्रतिमा तक गुणस्थान 5वां ही है। क्योंकि गुणस्थान का डिसीजन तो वो कषाय चौकड़ी के अभाव से, किस कषाय का उदय चल रहा है, कितनी का अभाव हुआ है, उससे गुणस्थान पता लगता है। तो 11 ही प्रतिमाओं में, चाहे पहली हो चाहे 11वीं हो, वो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है और 2 कषाय का उदय है, इसलिए गुणस्थान 5वां ही रहता है। किसी के डिस्टर्ब, जो मुनिराज बनते हैं ना धर्मलिंगी, हाँ, तो 2 प्रतिमा वाले भी बन सकते हैं? 2 प्रतिमा वाले मुनि, किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं सबको म्यूट किया है, जिनको बोलना है वही अनम्यूट करें और फिर अपना बात होते ही वापस से म्यूट कर लें। ये जैसे 2 प्रतिमा मतलब 11 प्रतिमा है, तो द्रव्य लिंग में मान लो किसी के 2 ही प्रतिमा है, 5 ही प्रतिमा है और मतलब उनके महाव्रत आ जाते हैं क्या? नहीं, 2 प्रतिमा है तो वो अणुव्रती है, महाव्रती नहीं है। 2 प्रतिमा धारण कर रखी है और फिर वो शुद्धोपयोग में बैठेंगे तो वो पंचम गुणस्थान वर्ती होंगे। मान लो 2 प्रतिमाधारी है और द्रव्य लिंगी मुनि बन जाए, 2 प्रतिमाधारी हैं और फिर मुनि बन जाए तो वो पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि कहलाएंगे। अगर 2 प्रतिमाधारी हैं मतलब पंचम गुणस्थान में 2 प्रतिमा धारण कर रखी है और पहले में ही 2 प्रतिमा धारण कर रखी हो तो पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी रहेंगे। लेकिन यदि गुणस्थान पंचम है और 2 प्रतिमाधारी हैं और फिर वो मुनिव्रत ले लेते हैं तो वो पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि है। और ये तो बातें केवल ज्ञान गम्य है। देखिए, किस जीव का कौन सा गुणस्थान है ये हम एकदम से जज नहीं कर पाते हैं, और वो हम तो बाहरी दशा देख के ही अनुमान लगाते हैं कि ये नग्न दिगंबर है और 28 मूल गुणों की परिणति बराबर दिखती है तो वो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती होंगे। इन्होंने बाहर में अणुव्रत आदि ले रखे हैं, प्रतिमा ले रखी है, तो हम बाहर में ये समझते हैं बाहर में ये लिया है तो अंदर में वो पंचम गुणस्थान वर्ती होंगे। लेकिन हमको एक्चुअल में अंदर में उनके मिथ्यात्व का और ये कषायों का अभाव हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा हमको पता नहीं लग पाता है। तो अभी वो 2 प्रतिमाधारी जो थे और 2 प्रतिमाधारी बाहर में नग्न दिगंबर हो गए, तो अब उनको शुद्धोपयोग दशा में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है या नहीं हुआ है ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि उन्होंने पंचम गुणस्थान में ही मुनिव्रत ले लिए हैं और अभी गुणस्थान उनका पंचम ही है और बाहर से मुनि है, तो वो पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि कहलाते हैं। उनके उद्दिष्ट आहार का त्याग रहेगा? वो क्रियाएं तो देखो, वो द्रव्यलिंगी भी तब कहलाएंगे, देखिए द्रव्यलिंगी भी तब कहलाएंगे कि फिर वो जो बाहर में दशा ली है उस भूमिका के योग्य बाहर की क्रियाएं बराबर पालन करें, तब तो वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। नहीं तो द्रव्यलिंगी नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाहर से मुनि किनको मानते हैं,
नग्न दिगंबर हों, 28 मूल गुणों का पालन करें। तो 28 मूल गुणों में हमने देखे थे उस दिन कि सारे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, इन सब का बराबर पालन हो। अब उद्दिष्ट आहार का मान लीजिए वो 2 ही प्रतिमाधारी हैं, तो वैसे तो उनके त्याग है नहीं, तो वैसे तो उनके कपड़ों का भी त्याग नहीं है, फिर वो कपड़े भी पहन लें। तो ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने जो बाहर में दशा धारण की है उसके अनुरूप ही उनको आचरण करना पड़ेगा। और वो अंदर खुद वो व्यक्ति, वो खुद जीव अपनी परिणति को स्वयं जान सकता है कि मेरी अंदर की परिणति कैसी है और बाहर की दशा कैसी है। तो जो समझ लीजिए पुरुषार्थी जीव होते हैं या सही जिनकी होनार होती है, वो ऐसा मतलब ये जो अनमैचिंग हो रही है कि अंदर परिणति 5वें गुण स्थान की चल रही है और बाहर दशा मुनि दशा है, तो वो अपनी अंदर की परिणति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो अपनी वीतरागता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसके बराबर हो जाते हैं। ऐसा देखिए, अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, इन पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक में ऐसा गुणस्थान बताना है जिसमें मरण नहीं हो सकता। पहले से 7वें गुणस्थान तक में ऐसा गुणस्थान बताना है जिसमें मरण नहीं हो सकता। मैं बताऊं क्या? बताइए बताइए। तीसरा गुणस्थान। बढ़िया। तीसरा गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है जिसमें मरण नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ऐसा गुणस्थान बताना है आपको। भी नहीं हो सकता। हाँ, 7वें गुणस्थान में भी मरण नहीं हो सकता ना? नहीं होता है, 7वें में मरण होता है। 7वें में हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है। बोलिए प्रीति। 5वें में जो वो पहली प्रतिमा थी उसमें केवल सम्यक दर्शन का फर्क है, तो मतलब प्रतिमा नहीं ली हुई हो पहले में और फिर 2 कषाय चौकड़ी वाला वो हो जाए सम्यक दर्शन, वो भी सीधे 5वें में आ जाएगा ना? हाँ, 5वें का मुख्य रूप से संबंध तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव से है, लेकिन जिसको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उसको बाहर में सामान्य अणुव्रत पालन का परिणाम होता ही है। भले ही वो प्रतिज्ञा रूप जो पालन है वो व्रत प्रतिमा में जाके होगा, तो वो फर्क उसमें अतिचारों में और भावनाओं में उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो पंचम गुणस्थान वर्ती है उसको बाहर में अणुव्रत रूप 5 पापों के एक देश त्याग रूप बाहर में पहली प्रतिमा भी है भले ही, तो भी वो उस हिसाब से जो उसकी भूमिका के योग्य है। देखिए, जो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होते हैं, जो इस मध्य लोक में अंतिम समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा, यानी पूरे मध्य लोक का आधा पार्ट उस समुद्र ने घेर रखा है। उसमें बहुत बड़े बड़े मच्छ मतलब मछलियां, समझ लो व्हेल, शार्क जैसी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां, जो उस दिन हमने लिखी थी अवगाहना में, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा जो उसका पूरा अपन ने निकाला था, वो इतना बड़ा महामत्स्य है। वो पंचम गुणस्थान वर्ती होता है, वहां होता है, मतलब सारे नहीं होते, वो होता है, कोई कोई होते हैं वहां पे। तो वो पंचम गुणस्थान में वो क्या पालन करता होगा? जैसे वो छोड़िए, शेर था महावीर भगवान का जीव, उसने वहां मुनिराजों के उपदेश से सम्यक दर्शन ग्रहण किया और अणुव्रत ग्रहण किए, ऐसा आपको पढ़ने में मिलेगा पुराणों में। जो हाथी था पार्श्वनाथ भगवान का जीव, उसने भी उस हाथी के पर्याय में सम्यक दर्शन ग्रहण किया और अणुव्रत ग्रहण किए, पंचम गुण स्थान प्राप्त किया। तो वो क्या है कि वो अपनी भूमि, अब वो तो शेर है, हाथी है, वो मछली है, वो कैसे तो पानी छानेंगे, वो कौन सी मर्यादा का सामान लाएंगे, क्या करेंगे? तो उनकी भूमिका में जो भी है, वो पानी को, झरने के गिरता हुआ पानी होता है वो प्रासुक माना जाता है, तो वो झरने का गिरता हुआ पानी पीते हैं या फिर अपनी सूंड से ऐसे उसको बिडोल लेते हैं, तो वो उनकी भूमिका में वही प्रासुक माना जाता है। मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि वो अगर पशु भी है और वो पंचम गुणस्थान वर्ती हुआ है, तो वो इन जो अणुव्रत का अपनी भूमिका के हिसाब से पालन करता है, भले ही वो एक ही प्रतिमाधारी हुआ है। वो हरी घास नहीं खाता है, वो सूखे घास के पत्ते, थोड़ा पुराण में हम पढ़ेंगे तो जहां भी किसी तिर्यंच ने भी अणुव्रत ग्रहण करे हैं तो वो फिर हरी घास नहीं खाएगा, मांस आदि खाने की तो बात ही नहीं है, सूखे घास के तिनके वगैरह
इस तरह का वो जैसा उसके जीवन में संभव हो सकता है उस हिसाब से वो करता है। तो अगर मनुष्य है और मनुष्य पंचम गुण स्थानवर्ती हुए हैं तो वो निश्चित रूप से जो अणुव्रत है, भले ही वो नियम पूर्वक जो व्रत प्रतिमा में जिस तरह के नियम पूर्वक होते हैं वैसे भले ही ना हो, लेकिन वो पंचम गुण स्थान होते ही वो अणुव्रतों का पालन तो होगा ही होगा। अभी हमको आज देखना है छठे गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में गमनागमन। छठे गुणस्थान से हाँ जी, पांचवे का गमन आगमन वापस बता दें एक बार। पांचवे का गमनागमन अब कौन बताएंगे आज, और कौन रह रहे हैं अभी? बोलो प्रीति, बोलो। हाँ, पांचवे से गमन तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और सातवें में हो सकता है। बढ़िया। और आगमन पहले से और चौथे से और छठे से। बढ़िया। गमन हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी नीचे के चारों गुणस्थानों में पांचवे से जा सकते हैं और ऊपर जाएंगे तो सातवें में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां, ये हो गया गमन का। और आगमन में आएंगे पहले से पांचवे में, चौथे से पांचवे में और या फिर छठे से पांचवे में। इस तरह से ये पांचवे गुणस्थान का गमनागमन। अब छठे गुणस्थान से जाएंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? छठे गुणस्थान से पहले नीचे का देखते हैं। पहले गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? छठे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, छठे से पहले में जा सकते हैं। छठे से दूसरे में? नहीं। दूसरे में क्यों नहीं जा सकते छठे से? अब दूसरे का आगमन का देखें हम, तो दूसरे में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? तो दूसरे में आने के देखा था हमने, चौथे से, पांचवे से और छठे से आ सकते हैं। तो यानी छठे, तो फिर छठे का गमन हो सकता है दूसरे वाले में। जो किसी चीज एक गुणस्थान में जो गमन है वो दूसरे गुणस्थान जिसमें वो गमन कर रहा है उसके लिए वो आगमन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरे गुणस्थान के लिए जो आगमन का रास्ता था, छठा गुणस्थान दूसरे गुणस्थान के लिए आगमन का रास्ता था, तो छठे गुणस्थान के लिए दूसरा गुणस्थान गमन का रास्ता हो सकता है। तो छठे गुणस्थान से पहले में आ सकते हैं, छठे से दूसरे में आ सकते हैं, तीसरे में, छठे से तीसरे में भी आ सकते हैं, चौथे में, छठे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में भी आ सकते हैं और इसी तरह से पांचवें गुणस्थान में भी आ सकते हैं। और ऊपर अब बचा कौन सा है? सातवां। छठे से सातवें में जा सकते हैं क्या? जाते ही है, जाना ही है। तो यानी छठे गुणस्थान में जाने के लिए जितने अपने गुणस्थान हैं अभी तक के, सब में जा सकते हैं। छठे से पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी और सातवें में भी। 6 गुणस्थान में छठे गुणस्थान से जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी और ऊपर जाए तो सातवें में भी। इन 6 गुणस्थानों में छठे गुणस्थान से गमन, बाहर निकलना हो सकता है। गमन का मतलब है बाहर की तरफ जाना। ठीक है। अब आगमन, छठे में आएंगे तो कहाँ से आएंगे? पहले गुणस्थान से, सातवें से आएंगे। ठीक है, सातवें से आएंगे पक्का। अब पहले में देखें अपन, तो चले नंबर से। पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आ सकते हैं क्या? नहीं, पहले से छठे में नहीं आ सकते। दूसरे से नहीं, तीसरे से। अब जिस गुणस्थान का हम बोल रहे हैं ना, उस गुणस्थान का गमन हम ध्यान कर लें, क्योंकि इसमें हम आगमन देख रहे हैं। तो तीसरे से गमन हम पूछ रहे हैं, तीसरे से छठे में आ सकते हैं क्या? तो तीसरे से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? या तो चौथे में जा सकते हैं या पहले में, छठे का नाम ही नहीं है वहां, इसलिए तीसरे गुणस्थान से छठे गुणस्थान में नहीं आ सकते। चौथे से भी नहीं, पांचवे से भी नहीं,
क्यों नहीं? नीचे के किसी भी गुणस्थान से छठे में नहीं आ सकते, क्योंकि छठा गुणस्थान वो चढ़ते समय आता ही नहीं है। 6 नंबर की सीढ़ी ही नहीं है हमारे यहाँ। ये हाँ, हमारे जो स्टेयर्स बनी हुई है ना, ये ऐसी है कि आप चढ़ेंगे तो चढ़ते समय आपको 1 नंबर की सीढ़ी मिलेगी, फिर उसके बाद किसी को 3 नंबर की मिलेगी नहीं, किसी को सीधे 4 नंबर की मिलेगी, फिर उसके बाद 5 नंबर की मिलेगी, फिर 6 नंबर की तो किसी को नहीं मिलेगी, सीधी फिर 7 नंबर की मिलेगी। ये इस टाइप की सीढ़ियां हैं हमारे यहाँ। समझ में आ रही है बात? 1 नंबर की सीढ़ी से 2 नंबर की सीढ़ी तो किसी को नहीं मिलेगी, 3 नंबर की सीढ़ी भी कोई सादी मिथ्या दृष्टि होता है उसको मिलेगी, अनादि मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलेगी चढ़ते समय। 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर की सीढ़ी चढ़ते समय नहीं है। और चढ़ते समय कौन सी सीढ़ी है? 7 नंबर की सीढ़ी है। तो इस तरह से हम थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। तो ये हो गया छठे गुणस्थान का। अब 7वें गुणस्थान का बहुत सरल है। 7वें गुणस्थान में से जाएगा जीव तो कहाँ कहाँ जाएगा? 7वें गुणस्थान से कहाँ जाएगा? कहाँ कहाँ जाएगा? गमन 7वें गुणस्थान से गमन कहाँ करेगा? चौथे और पांचवे में। चौथे और पांचवे में। 7वें से। ये आपका जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। एक में भी जा सकता है वो तो 7वें से। 7वें से नहीं, एक में नहीं जाएगा, सॉरी, छठे में। देखिए, अभी देखिए, एक मिनट आप लोग शांत होइए। अभी हमने 6 गुणस्थान पढ़े। 6 गुणस्थान, अभी हम 7वें का पढ़ रहे हैं गमन। तो अभी तक हमने जितने गुणस्थान पढ़े उनके किसी के भी आगमन में 7वें का नंबर था क्या? कि किसी भी गुणस्थान में 7वें से आ सकते हैं? जिस गुणस्थान में था कि इसमें 7वें से आ सकते हैं तो वो हमारे गमन में आ जाएगा। उसमें एक छठा ही था। छठे गुणस्थान से 7वें में आ सकते हैं। तो अब 7वें से जाएगा कहाँ? केवल छठे में। नीचे जाएगा तो केवल छठे में। ठीक है, अभी हम सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। सामान्यतः 7वें से जाएगा तो छठे में नीचे, लेकिन अगर 7वें से ऊपर जाना हो तो ऊपर भी जा सकता है। 7वें से ऊपर 8वें गुणस्थान में, 9वें 10वें में नहीं। 7वें से ऊपर जाएगा तो एक ही स्टेप ऊपर जाएगा 8वें गुणस्थान में। और 7वें से 8वें में कौन सा अप्रमत्त वाला जाएगा? 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। तो कौन सा वाला अप्रमत्त विरत तो 7वें से 8वें में जाएगा, और कौन सा वाला अप्रमत्त विरत 7वें से छठे में आएगा? पढ़ा है हमने। 7वें से 8वें में तो सातिशय अप्रमत्त जाएगा। बढ़िया। स्वस्थान वाला छठे में आएगा, स्वस्थान वाला। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो सातिशय अप्रमत्त वाला है वो तो जाएगा 7वें से 8वें में, और जो स्वस्थान वाला है वो जाएगा 7वें से छठे में। ये इस तरह से गमन का रास्ता हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 7वें गुणस्थान में उन मुनिराज का मरण हो जाए, वहीं आयु पूरी हो जाए। तो यदि मरण हो जाता है 7वें गुणस्थान में तो मरण के समय में चौथे गुणस्थान में आ जाता है। तो मरण की अपेक्षा से 7वें से चौथे में भी गमन होता है। तो गमन के कौन कौन से रास्ते हो गए? 8वां, नीचे छठा, और मरण की अपेक्षा चौथा। 7वें गुणस्थान से गमन ऊपर 8वें में, नीचे छठे में, और मरण की अपेक्षा से चौथे में। ये 3 रास्ते गमन के। सातिशय में तो मरण नहीं होता ना? हाँ, सातिशय में जो अभी है उसका मरण नहीं होगा, ये मरण होगा स्वस्थान वाले का ही। नहीं, ऑप्शन में हुआ स्वस्थान में तो चौथे की जगह पहले में तो आ सकता है। क्या? फिर से बोलिए। चौथे में आएगा या पहले में भी आ सकता है? 7वें से आना है, 7वें से सीधे पहले में नहीं आएगा। 7वें से सीधा पहले में नहीं आएगा। पहले में आना है तो छठे में आके या चौथे में आके
फिर ही पहले में आएगा। 7वें से तो पहले छठे में ही आएगा, और मरण हो गया है 7वें में ही तो सबसे पहले चौथे में आ जाएगा। फिर जैसे परिणाम होंगे उसके हिसाब से चौथे से जहां जाना हो, चौथे में बने रहना हो, जैसे परिणाम होते हैं उसके हिसाब से गुणस्थान बना रहता है। ये हुआ गमन। अब 7वें में आगमन। 7वें गुणस्थान में कहां कहां से आ सकता है, ठीक है। अब हाँ नीचे से चलते हैं। आप लोग इकट्ठे 2-3 बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ पाता है मुझे। हाँ पहले गुणस्थान से 7वें में हाँ आ सकते हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनिराज ही आ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में दूसरे से 7वें में नहीं आ सकते। तीसरे से 7वें में नहीं आ सकते। तीसरे से 7वें में भी, तीसरे से भी 7वें में नहीं आ सकते। चौथे से 7वें में आ सकते हैं। चौथे से 7वें में आ सकते हैं, हाँ वो भी कौन होंगे, द्रव्यलिंगी मुनिराज। 5वें से 7वें में, 5वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में भी आ सकते हैं बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि। और छठे गुणस्थान से 7वें में, छठे से 7वें में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आते ही हैं छठे वाले 7वें में ही, ऊपर ही तो जाना है उनको, तो छठे से भी 7वें में आ सकते हैं। तो नीचे के गुणस्थानों में दूसरा और तीसरा, इन 2 गुणस्थानों को छोड़ें तो पहला, चौथा, 5वां और छठा, इन नीचे से तो 4 गुणस्थानों से ऊपर 7वें में आ सकते हैं। अब ऊपर से देखें तो ऊपर से 8वें गुणस्थान से नीचे 7वें गुणस्थान में, 8वें से 7वें में आ सकते हैं, लेकिन कौन आता है 8वें से 7वें में, कौन आता है। अभी हम 8वें के पढ़ेंगे स्वरूप, तब और बात पढ़ेंगे। अभी तो समझ लेते हैं कि 8वें गुणस्थान श्रेणी का गुणस्थान होता है। तो जो उपशम श्रेणी वाले हैं 8वें से 7वें में वही आएंगे जो उपशम श्रेणी वाले हैं। शपक श्रेणी वाले तो नीचे आते ही नहीं हैं। इसलिए आगमन में जो 8वें से 7वें में आएंगे वो होंगे उपशम श्रेणी वाले। उनके लिए बोलते हैं उपशमक मुनिराज। उपशम श्रेणी वाले मुनिराज को बोलते हैं उपशमक मुनिराज। अभी हम पढ़ेंगे 8वां गुणस्थान, कल जब हम पढ़ेंगे तो वो सब पढ़ेंगे। शायुपशमिक की तो सिर्फ 7वें तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। हाँ तो वो द्वितीयोपशम करके जाएंगे या शायिक करके जाएंगे। शायोपशमिक वहीं तक रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जिस जीव के पास शायोपशमिक सम्यक्त्व है वो आगे बढ़ नहीं सकता। वो अपना सम्यक्त्व कन्वर्ट करे, वो अपनी योग्यता बढ़ाए। शायिक और उपशमक बन के जाता है। हाँ कर लेगा। हाँ तो वो अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, या तो शायिक सम्यक्त्व प्रकट कर लेते हैं, और शायिक सम्यक्त्व जितना पुरुषार्थ नहीं होता है तो द्वितीयोपशम करते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो वहीं रहते हैं स्वस्थान में ही, छठे 7वें में ही। और यदि पुरुषार्थ करते हैं तो वो सम्यक्त्व अपना कन्वर्ट करके श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। तो ये हुआ 7वें गुणस्थान में से कहां कहां से हो गया है आगमन। नीचे से, पहले से, चौथे से, 5वें से और छठे से, और ऊपर से आएंगे तो उपशम वाले 8वें से। ये आगमन हुआ। और गमन करेंगे तो सामान्य परिस्थितियों में नीचे गमन करेंगे तो छठे में, ऊपर गमन करेंगे तो 8वें में, और मरण की अपेक्षा से गमन चौथे गुणस्थान में होगा। इस तरह से ये अपना गमनागमन की बात यहाँ तक हुई है। अभी 8वां गुणस्थान तो हम अब कल से ही शुरू करेंगे, आज ज्यादा समय बचा नहीं है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए। इतना सब समझ में आया? देखिए अभी समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, याद धीरे धीरे हो जाएगा। बोलिए वर्षा भाभी। मुझे काल का समझ नहीं आया। हाँ एक मिनट, आज क्लास कनेक्ट वो रिकॉर्डिंग में डालती रहती हूँ। अगर जो भी डिस्कनेक्ट होते हैं आप लोग तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वापस, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। टेलीग्राम में है जो। हाँ 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 वर्षा भाभी आपको क्या पूछना है? यही पूछी थी, मेरा कनेक्ट अच्छा ठीक ठीक ठीक। अभी रिकॉर्डिंग में अभी डाल दूंगी थोड़ी देर में, फिर आप सुन सकेंगे। और किसी को कुछ पूछना है?
ये तो थोड़ी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितनी एक्सरसाइज होगी तभी पक्का होगा, ऐसे आप रटने से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ अपनी जितनी जैसे हो पाती है। जो लोग उत्साहित हैं वो अपना वीडियो भी चालू रखें और जवाब देने के लिए तैयार भी रहें। बाकी तो अपनी गलती निकल जाती है, इसमें कुछ गलत सही होने वाली बात नहीं है, पर अपने और जो चीज गलत होती है वो तो जिंदगी भर के लिए पक्की हो जाती है। तो इसलिए अपन 1-2 बार एक्सरसाइज करेंगे इनकी तो हो जाएगा पक्का। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। कल से 8वें गुणस्थान की चर्चा हम शुरू करेंगे। जय श्री। मुझे ना थोड़ा काल में हमेशा डाउट रहता है, तो वो मैं अलग से पूछ लिया। नहीं, क्या डाउट है पूछिए। कौन से गुणस्थान? काल का मेरे को मतलब जैसे आप वो आयु बताते हैं, ये कर्म के मनुष्य और इसका, तो मुझे तो पता नहीं है, इसलिए निकालना वो उसके लिए ये है। हाँ, वो थोड़ा बहुत अगर हमें उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु जीवों की पता नहीं होती है तो वो थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। आप पूछ लीजिएगा कभी भी अलग से। ठीक। ओ, जय जिनेंद्र।